हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टॉप लर्निंग कॉमर्स। आज हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यानी कि जब आप कोई भी ट्रायल करते हैं, उस ट्रायल का जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे। ओके, माना कि आपके पास कॉइन है, उस कॉइन को आप 50 टाइम टॉस कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ रही है। जो प्रोबेबिलिटी में हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वन है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज की है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस सीरीज में है तो उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसकी आपके पास 3 मीडियम है डिस्ट्रीब्यूट करने के। फर्स्ट वन है आपके पास बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन है आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन है आपके पास दैट इज द मल्टीनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंटिन्यूस सीरीज में भी आपके पास जो कंटिन्यूस सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर। ये आपका जो है वो कंटिन्यूस सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम सबसे पहले जो इसमें देखेंगे वो देखेंगे बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये जेम्स बर्नौली ने फाउंड किया था। कब किया था? 1713 में। क्लियर? इसके फीचर्स क्या हैं? बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स क्या हैं? इसके जो बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द सक्सेस एंड फेलियर। जो इसका आपके पास इक्वेशंस बनती है, एक्सपेंशंस बनती है बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की। फेलियर सक्सेस की पावर n इक्वल टू क्यू एन प्लस NC1 Qn-1 P1 प्लस n ट्रायल नंबर 2। तो आपके पास फेलियर कैसा होगा? n-2, सक्सेस होगा 2, सो ऑन। आप जो है p की पावर n तक कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल q प्लस p की पावर 2, इस पे आप फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको याद नहीं होगा a प्लस b की पावर 2, तो क्यू स्क्वायर प्लस आपके पास क्या निकलेगा? 2ab, 2qb प्लस p की स्क्वायर। ये फार्मूला लेके उसी तरह q प्लस p की पावर 5 हम निकालेंगे तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा? q5 प्लस 5q की पावर 4p1 प्लस 10 q की पावर 3p स्क्वायर प्लस 10 q की पावर स्क्वायर p3 प्लस 5q1 p की पावर 4 प्लस p की पावर 5। आपको सिंपल मेथड बताती हूँ इसको कैलकुलेट करने का। वो ये है, आपने पढ़ा होगा मैथ में a प्लस बी का क्यूब कैसे निकालते हैं, a प्लस बी का 4th पावर कैसे निकालेंगे। आपको ये पावर पता होगी, आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। और ये जो आपके पास q आया 4, एक कहाँ से आएगा? n-1, 5-1 आपका 4 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट वन है आपके पास जो है आप ट्रायल नंबर 1 कर रहे हैं, ये हो गया। ट्रायल नंबर 2 करेंगे, आपके पास 5 में से आप क्या करोगे? 5 में से 3 को लेस करना है, 3 ट्रायल को लेस करना है,
तो आपके पास सक्सेस 2 होगा। जो ऑब्वियसली बात, आप ट्रायल कर रहे हैं तो सक्सेस 2 ट्रायल का होगा, 3 आपका फेलियर आ जाएगा। इसमें से 5 में से आप 2 जो है आपका अनसक्सेस क्यों होगा, एंड सक्सेस 3 होगा जब ट्रायल नंबर 3 करेंगे। एंड 4th ट्रायल आप करेंगे तो आपके पास फेलियर 1 होगा, सक्सेस 4 होगा, और 5th ट्रायल में आपका जो है वो सक्सेस माना जाएगा। इसमें कोई भी फेलियर और सक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह से बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। अगर बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें n नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। आपको पता है कि आपने कितने ट्रायल करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, वो आपको पता है। दूसरा है कि इसमें जो ट्रायल होते हैं वो रिपीटेड नेचर के होते हैं। आप बार बार रिपीटेड नेचर के ट्रायल करेंगे, एक सक्सेस होगा तो एक फेलियर ट्रायल होता है। इसमें जो भी इवेंट होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि पहला ट्रायल दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। आप इसमें देख सकते हैं जो आपका पहला ट्रायल है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरा ट्रायल तीसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी सक्सेस और फेलियर जो है पहला ट्रायल वो दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और देखो हमारा जो बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 n नंबर तक। दूसरा है जो बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो p के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि आपकी सक्सेस के ऊपर डिपेंड होगी। अगर माना p जो है वो 0.1 है तब आपका जो टेल है वो ऐसे होगी। जैसे जैसे p की अगर p 0.3 हो जाता है तो वो आपकी इस तरह से बनेगी, तो p 0.5 हो जाएगा तो वो धीरे धीरे इस तरह से जाएगी। इट्स मीन कि जो आपका ग्राफ है वो p के ऊपर डिपेंडेंट है। बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालते हैं हम np करके, नंबर मल्टीप्लाई सक्सेस करके, एंड जो है वो वेरियांस का फार्मूला है कैलकुलेट करने का, वो है npq, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ द npq हम निकालते हैं, स्क्यूनेस बीटा 1 के थ्रू निकालते हैं, वो निकलता है q माइनस p का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट npq करके, और बीटा 1 इसको कर्टोसिस कहते हैं, एंड कर्टोसिस बीटा 2 इक्वल टू द 3, यानी कि 3 + 1 माइनस 6pq अपॉन npq। ये थ्योरम इसमें चलती है। तो बीटा 2 हम जो है, बीटा 1 जो है वो आपके स्क्यूनेस को बताता है, एंड बीटा 2 जो है वो आपकी कर्टोसिस को बताएगा। स्क्यूनेस यानी पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, एंड बीटा 2 आपकी पीकनेस कर्टोसिस को बताएगा। कर्व जो है वो आपका कौन सा कर्व बनेगा। अब बात करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें सक्सेस का जो मेजरमेंट होता है वो लेस होता है, यानी सक्सेस आपकी कम निकल के आती है एंड फेलियर आपका हाई होगा। ये ऐसे जगह पे यूज किया जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आपने कोई डिफेक्टिव कैलकुलेशन करनी है, ब्लाइंड लोगों की कैलकुलेशन करनी है, या किस घर में, किस सिटी में ज़्यादा हाउसेस को जो है वो आग से डिस्ट्रॉय हुए हैं, वहाँ पे इन लोगों इस चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को एस.डी. पॉइसन ने बनाया था सन 1837 में, सॉरी, एंड इसमें जो मीन निकलता है m इक्वल टू np के बराबर होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी यही है पहले कि जो इसमें सक्सेस होते हैं वो कम होते हैं, फेलियर इसमें ज़्यादा होते हैं। मीन जो है वो आपका पैरामीटर को डिसाइड करता है, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में m बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके पैरामीटर को डिसाइड करता है, और ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब ये जो है वो इस तरह का होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड में आपका मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है। नेगेटिवली स्क्यूड में जेड जो है वो ग्रेटर देन मीन ग्रेटर देन मीडियन होता है। सो यानी कि सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि जो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होता है
वो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा, और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, जेड ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन मीन रहता है। ओके, अनदर वन थिंग कि इसमें जो है आपके पास दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, तो इसमें जो आपके पास पैरामीटर होगा वो m1 प्लस m2 करके निकाला जाएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ r निकाली जाती है जो इक्वल टू e माइनस 1 m की पावर n r की लिमिट के हिसाब से चलती है। m मीन निकलता है np करके, r का मतलब होता है दैट इज द नंबर विच प्रोबेबली फ्रीक्वेंसी इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है वो r होता है। प्रोबेबल फ्रीक्वेंसी इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड की जाती है। आपको ई नंबर जो है वो दिया होता है, वो जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसमें से हम इसको निकालते हैं, वो आपको पेपर में दिया होगा। ओके, तो हम इसका ट्रायल इसमें से लेते हैं। एक क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एन नंबर है 100, अगर एन 100 है उसमें डिफेक्टिव चीजें 3% है, इट्स मीन पी आपका 3/100 होगा। एंड आर कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल आपने ज्ञात करना है उसमें से कि ठीक उसमें से जो है वो कोई वस्तु है उसमें से 5 इफेक्टिव है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की कैलकुलेट करनी है, तो e माइनस m की पावर r लिमिट, तो इसमें निकलेगा e माइनस m की वैल्यू दी हुई है आपको 0.04979 मल्टीप्लाई बाय m निकलेगा n और p करके, n आपका 100 है, p आपका 3/100 है, इट्स मीन 3 निकल के आएगा। कितने ट्रायल करने हैं, 5, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका जो एस्टिमेट वैल्यू है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम वहाँ पे, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बिजनेस रिलेटेड कंपनी है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल है, तो साइंस में इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं, टाइपोग्राफिकल एरर को हम पता कर सकते हैं, कोई भी बीमारी है उससे कितने लोगों की डेथ हुई है, वहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ही कंटिन्यूस सीरीज का एक पार्ट है। कंटिन्यूसली थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको लिया जाता है। तो हम चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले इसको किसने बनाया है, तो डी मॉयवर ने जो है, अब्राहम डे मॉयवरे ने इसको बनाया हुआ है। सन 1733 में, ठीक है। बाद में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुई, यानी कि लाप्लेस और गॉस ने इसको बाद में फाउंड किया दोबारा से। देखिए, हम जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं, और जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो रहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स नंबर इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई e माइनस 1/2 x माइनस म्यू का स्क्वेयरिंग अवॉट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू का मतलब होता है यहाँ पे मीन। और देखो, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कितने पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है 2 पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन 2 पैरामीटर के ऊपर को इसको डिसाइड करते हैं। दूसरा, ये हमेशा ही बेल शेप्ड होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड पाया जाता है, यानी कि जो अब क्वार्टाइल डेविएशन -3 मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, यानी कि जो आपके पास जो है वो समान दूरी रहती है। Q3 माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 का जो डिस्टेंस रहेगा इसमें इक्वल रहता है। और जो पीकनेस डिसाइड की जाती है वो मीन से डिसाइड की जाती है।
ठीक है। और जब हम इसमें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके क्षेत्र को जो डिवाइड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कितना एरिया जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मीन का कॉम्बिनेशन के थ्रू कैलकुलेट होता है। अगर मीन प्लस बाय माइनस 1 होंगे तो उसमें कितना एरिया आएगा, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो उसमें कितना एरिया आएगा, वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ही कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, कनकेव टू द ऑरिजिन नहीं होता है। ओके, जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है, और जो पीक होती है वो हम मीन से डिसाइड करते हैं। इसके एरिया को इस साइड में -1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इस साइड में हमारे पास +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड +3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। -1 से लेकर +1 तक जो एरिया होता है नॉर्मल कर्व में, वो 68.273% का एरिया कवर किया जाता है। -2 से लेकर +2 तक जो है वो 95.45% का एरिया कवर होता है, जबकि -3 से लेकर +3 तक 99.73% का एरिया कवर होता है। यानी कि मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसके बराबर है, 68.27%, एंड मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एरिया होता है वो 95.45 के बराबर, मीन +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 99.73 के बराबर। ओके, सो ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल कर्व। पहली प्रॉपर्टी ये है कि 2 पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसमें मीन मीडियन इक्वल होते हैं, और जो क्वार्टाइल 1 से लेकर 3 का डिफरेंस होता है उनमें समान दूरी होती है। एक यूनी मॉडल है, ठीक है। यानी यूनी मॉडल का मतलब है एक ही उसका पॉइंट रहता है जो उसकी बेल शेप को डिसाइड करता है। तो ये चीज ये कन्वेक्स रहता है, कनकेव नहीं होता है। और जो कर्व है, जो एक कर्व है बीच में डिवाइड होता है, ये 2 भागों में बांटता है इसे, एक इस साइड को, दूसरा आपकी लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड किया जाता है। अब इसकी अगर एरिया की बात करें कि नॉर्मल कर्व में हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल कर्व में एरिया, एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व, सबसे पहले अंडर नॉर्मल कर्व में हमें एरिया ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, एंड टू फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पे फिट होता है वो पता होना चाहिए। अब हमें जो वैल्यू हम देखते हैं, हमारे पास जो जेड की वैल्यू दी होगी वो अगर 0 से लेकर जेड की वैल्यू -1.4 तक है तो वो प्लस साइड को हम एरिया डिसाइड करेंगे। अगर जेड की वैल्यू माइनस में दी है 0.25 से लेकर जेड की वैल्यू -1.2 तक है तो वो हम लेफ्ट साइड को डिसाइड करेंगे उस एरिया को। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इसमें। तो बाकी जो नेक्स्ट आपका सैम्पलिंग का टॉपिक है वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ, लेकिन आपने जो है वो फोकस करना है द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से हमने बाइनॉमिनल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बर्नौली ने दिया था 1713 में, एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एस.टी. पॉइसन में 1837 में दिया है, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो अब्राहम डी मोब्रे ने दिया है 1733 में। तो इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ज़रूर स्टडी कर लें। थैंक यू।